प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से शांति का संदेश लेकर आया हूं और अपने संसदीय क्षेत्र बनारसी में बुद्ध मंदिर को और अन्य जगहों के बुद्ध मंदिर के साथ द्वेषता के भावना को रखते हैं। यहाँ तक कि जितने हिंदू धर्म के मंदिर है उनको 7500 करोड़ रुपया दान करते हैं उज्जैन के मंदिर में। यह उनका घोर विपत्ति है। ऐसे कछुए के चाल चलने वाले बहुरूपीय हमको प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हम लोग ये बीटीएमसी और बिहार का दुमुहा सांप वाला मुख्यमंत्री जो बिहार को गर्त में डुबा दिया। अभी मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यवंश और कोटेश्वर ने इनको कह दिया कि जंगल राज से भी आपका महाजंगल राज है। यह क्या कहता है, जहां होली के समय में बिहार के पुरुषों की मृत्यु होती है 22, इनके कान पर जू नहीं रुकती है, न सिंचाई का व्यवस्था करते हैं ये लोग कि कैसे यहाँ की मगध की धरती में हम लोग शाहाबाद के रेंज के रहने वाले हैं। यह कभी नहर नहीं देखा था हमारे यहाँ बक्सर में गया तो कैसा नहर बना है अंग्रेजों के जमाने का 1874 का। यह प्रधानमंत्री जनता का विरोधी है। और आज कल हम लोगों के सम्राट अशोक महान की जयंती है, इसलिए हम सम्राट अशोक के बारे में कुछ बता देते हैं। पटना, आज का पटना पहले का पाटलिपुत्र। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन बुलंदीबाग, कुम्हार का एक स्थान है बुलंदीबाग जो राजमहल आज ढह चुका है। उसी बुलंदीबाग में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था 299 ईसा पूर्व में। उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी था। यह सुभद्रांगी आज का भागलपुर उस समय के चंपा की बेटी थी। उनसे एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था और एक अन्य पुत्री चारुमती। ये 3 थे। जब उनके दादा चंद्रगुप्त के समय कलिंग स्वतंत्र राज्य रहा, 1936 में हमारे बिहार राज्य से अंग्रेजों ने उड़ीसा को अलग कर दिया और 2002 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। उत्तर बिहार हमारा प्रति साल बाढ़ की तबाही करता है, वहाँ पैदा नहीं होती है। 3 जिला पुराना पटना, आरा और गया कितना बिहार को मदद करेगा। सारा खनिज संपदा हम लोगों से निकल गया। आज शाहपुर की धरती पे पेट्रोलियम मिला हुआ है। बिहार सरकार वहाँ काम करे या भारत सरकार, तो भारत की पेट्रोलियम की उपज खत्म हो सकती है। जब तक से अभी वर्तमान जो सीजन बीता, इस समय किसानों के लिए हमारे यहाँ DAP, डाई, अमीनो फास्फेट गेहूँ बोआई के लिए जरूरी था और पटवन के बाद गेहूं में छिटाई के लिए यूरिया, दोनों ये भूमि सरकार उपलब्ध जनता को नहीं कर सकती है। ये जन कल्याण नहीं करती है तो क्या करेंगे। यह सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के चचेरे भाई महानाम के लड़के वीरेंद्र के परपोता थे। समय ने बदला, कब कहां से कब प्रस्थान कर जाते हैं। साथियों के ऊपर कौशल सेन प्रसेनजीत का बेटा विरुदाप ने चढ़ाई किया कि मेरी माँ बासो खतिया दासी पुत्री है। 77,000 साथियों को मार गिराया। जाकर वहीं सरस्वती में राप्ती नदी के किनारे ऐसी बाढ़ आई कि वो सारा का सारा उनका सेना ध्वस्त हो गया और प्रसेनजीत का नाम ही डूब गया उनके वंशज का। ये भारत का इतिहास है। जनता की सेवा के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण किए थे। बोध गया का महाबोधि मंदिर सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाई। अभी जो सौराष्ट्र में गुजरात प्रांत में सोमनाथ का मंदिर है वो भारत का सम्राट वो बुद्ध विहार है जो IIT गांधीनगर का रिपोर्ट बता देता है। मोदी जी
17 के बाद जांच करवाए कि उसमें क्या है। वहाँ 3 मंजिला उस बुद्ध विहार बना हुआ है, भगवान बुद्ध का मंदिर है। आप लोग कहते हैं कि ये हुआ, तो हमारा मंदिर के ऊपर, बुद्ध विहारों के ऊपर आप लोग यहाँ के भोले भाले जनता को, दलित आदिवासी पिछड़े लोगों के सारे संपत्ति को ठगने का काम किए। जो अपनी बेटी और रोटी का संबंध राजाओं से करता है वही शासक होता है। यह इतिहास के पन्नों में कहीं भी देखिए। मवेशियों के लिए जगह जगह पर अस्पताल बनवाए, मनुष्यों के लिए अस्पताल बनवाए। और ये जीपी रोड यहाँ से डोभी से चलती है। ये चंद्रगुप्त के नाती सम्राट अशोक का बनवाया हुआ था। एक उत्तरा पथ जाती थी, एक दक्षिणा पथ जो कन्याकुमारी तक एक साथ जाती है पड़ाव से। यह काम होना चाहिए। और काम है, जब तक से जनता खुश नहीं रहेगी, चाहे कोई भी राजा होगा, चमचा और बेटा उसको लेकर डुबा देती है। जो छोटा बच्चा याद जानेगा कि हमारा राज दरबार कैसा है। एक खानसामा अपनी बेटी से शादी करता है और प्रगति करते करते वो सेनापति बन जाता है और अपने दामाद बदला करके आज उन्हीं लोगों का, यूक्रेन का जो आर्य थे, यूक्रेन से आए थे, यूरेशिया, आधा एशिया और आधा यूरोप। उस समय यह भारत का शासन चंद्रगुप्त मौर्य को 4 जो पश्चिम एशिया का देश है वो दहेज में मिला था। उनकी पत्नी अलका सेल्यूकस की बेटी साड़ी पहनकर आई थी और मेगास्थनीज उनका भाई था जो यूनान, आज का ग्रीक, वहां से उनके साथ पाटलिपुत्र के दरबार में आया था। और उस समय के मेगास्थनीज इंडिका के बारे में भारत का वर्णन किया है। जो यहाँ का मठिया बना हुआ है, जो शंकराचार्य का मठिया लोग कहते हैं, तो इतिहास के पन्नों में इनका जन्म होता है 788 ईस्वी में। तो 788 ईस्वी के पहले ये लोग कहाँ थे, यह बताने का काम किया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय किसी परिप्रेक्ष्य में आता है। लक्ष्मण सेन नामक एक व्यक्ति ब्राह्मण बिहार का शासक बनता है, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को फूकने का काम किया। ये ऐसी घोर मानसिकता है। इसी तरह की आज भारत की और बिहार की सरकार है। इस शिक्षा पर मत खर्च करो। पेपर लीक होता है, लड़के पढ़ते हैं मेहनत करके, गरीबों का बच्चे, उनका किसी जगह नौकरी नहीं होता है। सारा नौकरी का अभाव हो गया है, तो कैसे जीविका चलेगी। न जमीन है न नौकरी है। यह घोर 5% लोगों को सरकार चला रहा है। यह भारत की राजनीतिक दुर्बलता और धार्मिक। हम एक बात कहना चाहते हैं कि धर्म और राजनीति दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। यह दोनों अलग अलग पहलू नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। और एक दशहरे की बात होती है, तो दशहरा हम लोग भगवान सम्राट अशोक ने अपने भतीजे नए गुरु से आश्विन शुक्ल पक्ष दक्षिणी के दिन धर्म की दीक्षा लिए थे। और इन लोगों का रामायण जो कहता है वो सरासर गलत है। ये लोग हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए गधबेर में ये लोग शस्त्र की पूजा करते हैं और भगवान को शस्त्र त्याग करने का काम करते हैं। यह ऐसी इनकी विडंबना होती है, यह कहने लायक नहीं है। जो यह भारत देश यहाँ के मूल निवासियों का है। यहाँ तक कि कल परसों दिन संसद में, लोकसभा में गूंजा था, ऐ यूक्रेनी लोगों के संतान, तुम लोग यहाँ के मूल निवासियों के जमीन को हड़प कर आज राजा बने हो। और कोई दूसरा नहीं है जो दर की ठोकर खाता है। कोई बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा वो बहुत दहाड़ेगा, वही शिक्षा शेरनी का दूध है, कहीं रुकने वाला नहीं है। जिस परिवार में चाहे किसी भी जात के लोग हो, उनके यहाँ शिक्षा है तो पूरे दुनिया में आज जाकर अपना नौकरी और व्यापार करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ भोजपुर जिले में एक गांव है हरिगांव।
जहाँ के राम गुलाम जी अंग्रेजों ने उनको लेकर गए थे मॉरिशस में ऊख की खेती के लिए, लेकिन वहाँ के अंग्रेजों से मुक्त कराए और मुक्त कराने के बाद वहाँ के राष्ट्रपिता बने और राष्ट्रपिता बनने के बाद उनके नाती नवीन चंद्र राम गुलाम अपने गांव में आए थे और बहुत लोगों को वहां पर बनवाने के लिए दिए थे, लेकिन वहां का स्थानीय विधायक और यहाँ का मुख्यमंत्री उस गांव में कुछ होने नहीं दिया। आज वो दुर्दशा गांव भोग रहा है। जिस कोई भी व्यक्ति बनता है अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करे 5 साल के लिए, मुखिया बने तो अपने पंचायत में काम करे, एमएलए बने तो अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करे मंत्री बनने के बाद कि उसका लोग नाम ले। ऐसा मत कर दे कि वो कलंक के मारे उसका सिरा नीचे हो जाए। और आखिर में हम हम सम्राट अशोक के बारे में एक वक्ता को कहेंगे, उसके बाद हम अपने वक्तव्य को समाप्त कर देंगे। खड्गधारी बलशाली योद्धा, खड्गधारी बलशाली योद्धा, रण में शौर्य दिखाने वाले, अश्व हाथी रथ सेना से आगे बढ़ टकराने वाले, जिनके खड़ के प्रहारों से कंपित हो दामिनी धरती, जिनकी गर्जना में घोषण थी पृथ्वी तक थर थर करती, जोत भूमि में आंधी बनकर तूफान बनकर वे आते थे, अपने धनुष के बाणों से भीषण अग्नि बरसाते थे, उनके पग से गर्जन होता हर शत्रु को दहलाते थे, स्वयं काल बने में प्रलय का शंखनाद उठाते थे। कलिंग के जोधा मौन हो गए, रणभूमि में पड़े हुए हैं, उनकी काया से रक्त बह रहा, फिर भी शत्रु डरे हुए हैं। 10-10 को एक ने मारा, गाती भूमि उनकी यश गाथा, मर मिटे किंतु कर गए कलिंग गणतंत्र का ऊंचा माथा। दूर दूर तक सौ फैले हैं, जिन पर चीले मंडराती है, नोच नोच कर मांस सौ का खाती है और फैलाती है। गिद्ध आए और कौवे आए, उन सिवारों की तले आई, हड्डी तक वे चरा गए, सब छोड़ी मौत की बस परछाई। वहां बहती नदियां कल तक निर्मल थी, जिसका शीतल जल था, जिसमें कल तक तो अपन मिटाने प्यास बुझाने का बल था। अपने ही पुत्रों के रक्त से आज वह है लाल हो गई, खूनी नदी नाम पड़ गया, वह कलंकित ढाल हो गई। वीरों बलिदान नहीं निष्फल है, तुमने इतिहास बदल डाला, तुमने बुझा दे सम्राट हृदय की धक धक जलती ज्वाला। अशोक ने युद्ध त्याग दिया, बनकर उड़ा पथ का अनुगामी, चंद से प्रियदर्शी बन बस धर्म कार्यों की ही खानी। तुम्हारा रक्त ही रंग लाया, बोधि वृक्ष पल्वित हो गया, ब्रज आसन पर बुद्धिहार बना, बोधि मंद खिल फलित हो गया, और शेषों पर स्तूप उठे, फिर गौतम अशोक का धम हो गया। जय शिला लेख हम ही मानव का कर्म हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सम्राट अशोक, जय भगवान बुद्ध, जय बाबा साहब अम्बेडकर, और हमारे तमाम भिक्षु गणों को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारतीय विश्वजीत ज्योति मध्य प्रदेश अब कुछ ही देर बाद लाइव रहेगी। अगला वक्ता के रूप में भंतु उपाली, तो शॉर्ट कीजिएगा 2-3 मिनट में, क्योंकि अब लाइव जाएंगे हम लोग महेंद्र भंतु से। उपाली भंतु जी थोड़ा रुक जाइए। बुद्ध अलंकार बोर्ड अलीगढ़ से उपाली भंतु थोड़ा बैठिएगा, आप बैठिए थोड़ा। बुद्ध अलंकार बोर्ड ये भंते संघानंद है, कर्नाटक राज्य से। आप लोगों ने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम सुना है, और उन्होंने जो बुद्ध विहार बनाया है वहाँ के प्रमुख भंते जी संघानंद। ये भंते सुरेश ससाई जी के समय से आंदोलन में
और भट्टे ससाई जी के पास में आना जाना रहा है। ये धरना में पहली बार अभी इधर आए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं भट्टे संघानंद का। अभी थोड़ा वो फ्रेश होंगे, तैयार होंगे और फिर धरना में बैठेंगे। ठीक है। अभी 2-3 लोगों के नाम पुकारे थे, वो लोग इधर ही आसपास में उधर ऑफिस की तरफ थे। कमलेश जी, कमलेश वर्मा अभी इधर पास में ही थे। अभी ये जो आ गए हैं वक्ता, जाइए इनके साथ जाइए, इनके साथ जाइए। कहाँ जाना है? जेल जेल जाओ। आप बुद्ध अलंकार बोर्ड जी, आप तो उसमें थे ना, सीवर में थे ना, पहले थे ना। पूरी दुनिया के महान शास्त्र महाकारुणिक बुद्ध परम सम्मानित बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और आज के इस नेतृत्व का बहुत ही शानदार मार्गदर्शन दे रहे आदरणीय भंते प्रिया सिंह जी, भंते लामा जी, भंते करुणा सिंह राहुल जी और सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं तो सबसे पहले अपने आप को बड़ा धन्य और कृतज्ञ मानता हूँ कि बुद्ध गया की धरती पर वहाँ बुद्ध के वारिस बैठे हुए। अब किसकी सामर्थ्य होती है कि आपके सामने बात रखने का साहस कर सके, फिर भी आयोजन करता हूँ। जब सर्दी आए तो मैं बस लोगों को मैं एक छोटा सा अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आज आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये हजारों साल के बाद एक ऐसा संघर्ष शुरू हुआ है जो महाकाल बुद्ध के शासन के बाद जो सम्राट अशोक की विरासत के लिए है, जो महापुरुषों की जरूरत को पूरा करने के लिए है, जो मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए है, जो देश के करोड़ों लोगों की अस्मिता के लिए है, जो पूरी दुनिया में जो कलंकित विषय है उससे काले धब्बे को हटाने के लिए है। मैं देख रहा हूँ कि इतिहास एक बार तुम्हें करवट बदल रहा है। ऐसा वृत्तांत कभी किताबों में पढ़ा था, लोगों से कथाओं में गाथाओं में सुना था। भूखों के द्वारा कासा क्रांति जो देखने को हमने कभी सुनी, चीबर में जो संघर्ष, चीबर की आवाज आज हजारों साल के बाद देखने को मिल रही है। और उससे भी मंगलकारी बात यह है कि लड़ाई जहां से शुरू होनी चाहिए थी, ये वहीं से शुरू हो रही है। इस संघर्ष का मतलब न किसी व्यक्ति के लिए है, न किसी संगठन के लिए है। सभ्यता का जब संघर्ष होता है तो बहुत बड़े निजाम के लिए होता है। आज देर से ही सही, जो बात हजारों साल के बाद शुरू हुई है उसे हजारों साल पहले शुरू होना था। देर से ही सही, मैं बात आपसे कन्वर्ट कर रहा हूं। यह मामला किसी को हराने जिताने का नहीं है, और यह मामला केवल किसी ईंट और पत्थर से बनी इमारत को नियुक्त कराने का नहीं है। याद रखना इस बात को। यह तो जो खोज गया है, जो महाबोधि विहार है, यह तो आंदोलन का माध्यम मात्र है, और यह केवल महाबोधि को मुक्त कराने का मामला नहीं है। यह तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष, दो व्यक्तियों को नाम ले रहा हूं। एक तो सम्राट अशोक, भारत की धरती पर तो दुनिया का सबसे बड़ा महान अशोक सम्राट अशोक, जिसने सारी दुनिया में निजाम को बदला, अपने जीते जी धन को पूरी दुनिया में बहाया। और उनके जाने के बाद एक बुरा वक्त आया, उसके बाद भारत की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर का आगमन हुआ। काश सम्राट अशोक पत्थर के शिलालेख न लगवाते, काश सम्राट अशोक भारत के अलावा दुनिया में धन को न फैलाते, और उनके बाद बाबा साहब अम्बेडकर का आगमन होना होता तो आप सभी को यह संघर्ष करने का अवसर शायद मिलता। इसलिए आपका जो संघर्ष है, मैं बात कहकर आप संबोधित कर रहा हूं, इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होनी चाहिए। अंजाम के आने वाले तो वक्त के गर्म में है, चुनाव सम्राट अशोक के वंशज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। अंजाम को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये किसी की मुफ्त में विरासत नहीं मिली, इसके पीछे बहुत बड़ा त्याग और संघर्ष है। हम इसको लेकर रहेंगे, ये हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता।
तो बहुत जरूरी बात यह है कि आओ, मैं एक घोषणा की बात जो हिंदू जी अपनी घोषणा में कही थी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक सुंदर मार्गदर्शन हमारे पास है। जब महाकारुणिक बुद्ध घर से निकल गए, उनको देश का निकासा भी दे दिया, तो उनके चाहने वाले बुद्ध को विदा करने गए, और विदा करने के बाद जब सीमा पर पहुंचे तो सबने बड़ी मार्मिक तरीके से कहा कि तथागत आप लौटिए, सिद्धार्थ तुम लौट चलिए। घर को लौटने के लिए सबने कहा, बहुत मार्मिक में वर्णन है। तथागत बुद्ध ने उनकी मार्मिकता को समझा, उनके अटैचमेंट को देखा, उन्होंने समझाया कि वास्तव में तुम मुझे बुलाना चाहते हो तो जाओ, जिस मकसद में हम परास्त हुए हैं उसके खिलाफ एक जनमत तैयार करो, और ये बात सरल होनी चाहिए। मैं आज आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आओ हमारे बुजुर्गों, हमारा भी एक मतलब है। अब ये मामला केवल बोधगया का नहीं है, केवल एक इमारत को मुक्त कराने का नहीं है। अब वक्त आया कि हम सब लोग भी एक देश में जनमत तैयार करें, और एक ऐसा जनमत तैयार करें जो बुद्ध के शासन की परिकल्पना पर हो। हमारा काम केवल महाबोधि महाविहार से काम चलने वाला नहीं है। अब तक पूरी लड़ाई छिड़ चुकी, ये समझो कि लड़ाई तो होनी थी, और यही से होनी थी जो आज छुट्टी है। मैं आज अनुरोध कर रहा हूँ, आज बाबा साहब अम्बेडकर जहां भी होंगे, मेरा ऐसा कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मैं उनकी एक उम्मीद को चलते देख रहा हूँ कि एक सही लड़ाई, सम्राट अशोक के सपनों की लड़ाई, मान्यवर साहब की लड़ाई, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई, और सबसे बड़ी लड़ाई तो 132 साल पहले ब्रह्मपाला की लड़ाई, ये सभी की लड़ाई एक है, और इसकी शुरुआत हो रही है। ये मुकम्मल अपने अंजाम तक पहुंचेगी। बस हम एक अनुरोध कर रहे हैं। आज देखिए, आज का जो संघर्ष आदरणीय मामा साहब, बनते करुणा सिंह राव जी, बनते प्रकाश सिंह जी और आप सबके साथ में चल रहा है, ये जो मूवमेंट है, ये इमारत के साथ साथ जो लड़ाई बड़ी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। अगर ये कल इमारत आजाद भी होगी किसके लिए, आखिर किसके लिए होगी? इसके लिए बहुत समाज की जरूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत समाज निर्माण के लिए कही, आइए हम इस इमारत को आजाद करने के साथ साथ इस भारत के समाज को जो कैद समाज बना रहे हैं उसे समस्या मुक्त कराना है, उस बुरी व्यवस्था से भी मुक्त कराना जो दूसरी व्यवस्था में है। आज तक जो हम हारते रहे लड़ाई को, इसलिए हारते रहे कि हम दूसरी व्यवस्था का आदमी बनकर लड़ते रहे। इस बार की जो लड़ाई शुरू हुई है, ये विशुद्ध रूप से धार्मिक लड़ाई है, ये धर्म के नेतृत्व में है, भक्तों के नेतृत्व में है, और लड़ाई बहुत बनकर ही जीती जाएगी। दोनों की लड़ी जाएगी, दोनों की लड़ाई आप बहुत इसको लड़ेंगे, और बहुत बढ़कर लड़ेंगे तो लड़ाई जीती जाएगी। आज हमें पूरा भरोसा है, ये लड़ाई बस निडरता के साथ निवेदन है, अपनी बात समाप्त करते हैं।